नमल। मौसम की बदतदरीज तब्दीली के बायस नक्शी का तहखाना अब इतना गर्म और पुरहब्स नहीं था। जुमर अभी अभी थकी हारी घर आई थी और अब लैपटॉप के सामने बैठी हुनैन राजदारी से उसे बता रही थी, मैंने हाशिम की सेक्रेटरी के ईमेल पे चंद लिंक्स भेजे थे। एक पे उसने क्लिक कर दिया तो उससे मैंने उसका सेल फ़ोन अपने कंप्यूटर्स पे मिरर कर लिया है, यानी वो जो देखेगी वो मुझे भी नज़र आएगा। और हाशिम का पिछले 4 माह का सारा शेड्यूल भी मैंने हासिल कर लिया है। आप बताएं, आपने ये क्यों मांगा था? ऊपर टीवी लाउंज में सब बैठे थे सिवाय फारिस के। वो अभी तक नहीं लौटा था। हम रात को डिस्कस कर रहे थे ना कि हाशिम ने साथी को किस जगह रखा होगा। वो दबी आवाज़ में कहने लगी थी, गुज़िश्ता रात देर तक वो यही बात करती रही थी और हमने हर वो शहर सोचा जिसमें वो उसे ले जा सकते हैं। लेकिन सोचो हुनैन, वो लोग कितने अमीर, कितने रिसोर्सेज के मालिक हैं। प्राइवेट जेट, सिक्योरिटी गार्ड्स की नफरी, क्या कुछ नहीं है उनके पास। वो वक्त के फ़िरौन हैं। वो लोग शादी को इस मुल्क में क्यों रखेंगे? जैसे आजकल कराची में लोग अगवा करके अफ्रीकी ममालिक में ले जा रहे हैं, वैसे ही हो सकता है कि शादी को भी किसी दूसरे मुल्क में ले गए हों। और हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा मुल्क है? हना सुनते ही परेशान हो गई। सुमर मेज़ के किनारे बैठी और मज़ीद आहिस्ता आवाज़ में सरगोशी की, जज को बचाने वाले भी शादी के अगवाकार शुमार होंगे ना। आज मुझे मालूम हुआ है कि हारून उबैद भी चाहते हैं कि जज का स्कैंडल दब जाए। और हारून उबैद का कारदार्स के साथ फैमिली फ्रेंड्स हैं। न सिर्फ फैमिली फ्रेंड बल्कि वो उनके कार्टेल के रुकन भी हैं और एक आईपीपी भी। हुनैन ने स्क्रीन दिखाई। उस पर वो तमाम मालूमात खुली थी जो उसने इंटरनेट से उठाई थी, उनकी वेबसाइट और सोशल मीडिया वगैरह से। बिल्कुल। और साथ ही ठहरा थारकोल का साइंसदान। आईपीपीज और थारकोल वालों का पुराना क्लैश है। हुनैन उदासी से मुस्कुराई। उसे याद आया वो दिन जब जुमर शादी की सालगिरह पे सोने की पार्टी का कार्ड लेकर उनके घर 4 साल के वक्फे के बाद आई थी। मुझे इतना अरसा पता ही नहीं था कि कारदार्स का कारोबार क्या है। ये भी नहीं पता था कि कार्टेल क्या होता है। सब कुछ तब कितना मुख्तलिफ था। फ़र्ज़ करो हाशिम और हारून उबैद शरीके जुर्म हैं, तो वो दोनों बहुत आसानी से किसी भी मुल्क शादी को ले जा सकते हैं। मगर कौन सा मुल्क जुमर? उसके लिए अहमद है ना। उसने मुस्कुराकर मोबाइल की स्क्रीन हन्ना को दिखाई। उस पर अहमद की ईमेल खुली थी। उसमें एक ममालिक की फहरिस्त थी जिसके ऊपर लिखा था, ये लिस्ट मैंने आपको नहीं दी। ये जो भी आप देख रही हैं ये आपका तख़य्युल और तसव्वुर है। कभी इम्कान है कि आप एक शेज़ोफ्रेनिक पेशेंट बन चुकी हैं जो गैर मर्जी चीज़ें तस्वर करते रहते हैं। इसलिए पढ़ने के बाद इसे मिटा दीजिएगा। इस लिस्ट का हम क्या करेंगे? देखो, हाशिम की रजिस्टर्ड 71 से ज़ायद कंपनीज पूरी दुनिया में फैली हैं, मगर कहाँ कहाँ। इन ममालिक की फहरिस्त हमारे पास नहीं, लेकिन हारून उबैद के 14 ममालिक हमें मालूम हैं। वो शादी को किसी ऐसे मुल्क रखेंगे जहाँ इन दोनों का आना जाना हो। तो मुझे ये बताओ ना कि पिछले 4 माह में कितने ममालिक में गया है हाशिम? हुनैन की आंखें चमकी, आगे हुई चंद कीज दबाई। हाशिम का शेड्यूल देखा। 6 ममालिक। ज़रा मायूसी हुई। 6 ममालिक तो बहुत ज़्यादा हैं। हारून उबैद की फहरिस्त के 14 ममालिक और हाशिम के 6 ममालिक में कितने मुल्क मुश्तरक हैं? 3। हुनैन भी कतरे पुरजोश हुई। फहरिस्त छोटी हो गई थी। गुड। जुमर बाल चूड़े में लपेटते बोली, वो शादी को इन्हीं 3 मुल्कों में से कहीं लेकर गए होंगे। पहला मुल्क कौन सा है? अमेरिका। जुमर ने बालों में स्टिक लगाते नफ़ी में सर हिलाया। अमेरिका जाना उनके लिए मुश्किल नहीं, मगर वो इतना रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई ऐसा मुल्क होना चाहिए जिसमें रिस्क कम हो। दूसरा मुल्क इंडिया। मगर यहाँ अहमद की लिस्ट से पढ़ा, यहाँ हारून उबैद का कारोबार वाजबी सा है और हाशिम सिर्फ एक दिन के लिए किसी सेमिनार में गया था। नहीं, इंडिया भी नहीं, बहुत ख़तरनाक है। तीसरा मुल्क बताओ। हुनैन ज़रा गौर से स्क्रीन को देखने लगी। इस तीसरे मुल्क में हाशिम पिछले 4 माह में कई दफ़ा गया है। यहाँ हारून उबैद का कारोबार भी काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि इस मुल्क के दारुल हुकूमत में समंदर के साथ उनका एक होटल भी वाक़ है। कहाँ? जुमर दिलचस्पी से आगे हुई। श्रीलंका का शहर कोलंबो। हुनैन ने यूं ही चंद तस्वीरें गूगल करके उसके सामने की। वहाँ श्रीलंका फैला था।
पुरनाम हवाओं का मुल्क श्रीलंका। बिल्कुल, श्रीलंका। जुमर ने मेज़ पे हाथ मारा। इंसानी स्मगलिंग के लिए बेहद मशहूर मुल्क। 90% इम्कान है कि वो उसे यहीं लेकर गए होंगे। मुझे तो 100% लग रहा है। हुनैन एकदम बेकरार हो गई। जुमर, चलें, मामू को बताएं। हुनैन वो उदासी से मुस्कुराई। हम फारिस को हारून उबैद वाली बात बताएंगे, सिवाय हाशिम के। हम हर बात उसे बताएंगे ताकि वो हाशिम के साथ बाकी सबको भी ढूंढ निकाले। मगर हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिस पे वो लोग घबरा कर सदी को मार दें। मगर हम श्रीलंका क्यों नहीं जा सकते? तुम्हें याद है बचपन में पढ़ी वो कहानी जिसमें एक जालिम देव शहजादी को अगवा करके काले पहाड़ पे ले जाकर कैद कर देता है और एक शहजादा उसको ढूंढने निकलता है। वो शहजादा हुनैन काले पहाड़ पे नहीं जाता, वो एक जंगल में जाता है जहाँ एक तोता है। वो तोता जिसमें उस देव की जान है। सो जब वो तोते की गर्दन मरोड़ेगा तो देव भी उसके कदमों में आ गिरेगा। काले पहाड़ भी तबाह हो जाएंगे और शहजादी खुद बहुत आज़ाद हो जाएगी। सो फारिस को अपना काम करने दो। तुम इन फाइल्स को खोलने की कोशिश करो, मगर हाशिम की जान उन्हीं में है। ऊपर से फारिस की आवाज़ आई तो वो दोनों खामोश हो गई। वो घर आ गया था और जुमर का पूछ रहा था। चंद लम्हे बाद वो नीचे उतरता दिखाई दिया। उसके बैठने के बाद जुमर उसको मुझे अमर ने बताया कहकर हारून उबैद के बारे में बताने लगी, और ये भी कि वो शादी को किसी दूसरे मुल्क ले जा सकते हैं। श्रीलंका एक मशकूक मुल्क था। फारिस बगौर उसे देखते सुनता रहा। आप आज आमिर से मिली थी? नॉर्मल से अंदाज में सवाल पूछा। नहीं, फ़ोन पे बात हुई थी, उसने जी कड़ाकर कहा और सिलसिला कराम वहीं से जोड़ा। वो चुप रहा, मगर जब उठने लगा तो सिर्फ इतना कहा, मैं हारून उबैद को चेक कर लूँगा, शायद उसका कोई ताल्लुक़ हो जज से। शायद नहीं, यकीनन है, ट्रस्ट मी, वो ज़ोर देकर बोली। फारिस ने चंद लम्हे गौर से उसे देखा। डोंट वरी, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, इसीलिए ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर रहा। और ये कहकर वो खुद भी हल्का फुल्का हो गया था। जुमर का जहन अभी तक श्रीलंका में उलझा था। फारिस अब कल के लिए अपनी चीज़ें तैयार कर रहा था। कल उसे एसीपी सरमन शाह से अपने हिसाब चुकाने थे। आज़ान की आवाज़ आई तो जुमर सर झटक ईशा पढ़ने गई। फिर इन दोनों को देखा जो अपने अपने कंप्यूटर्स पर मसरूफ़ थे। क्या तुम लोगों पे नमाज फ़र्ज नहीं? पढ़ता हूँ अभी। वो कुछ पेपर्स प्रिंट कर रहा था। वही करता रहा। हना ने अनसुना करते हुए चेहरा मुकम्मल झुका लिया। जुमर को पता था उन दोनों में से किसी ने नहीं पढ़नी। वो गहरी सांस लेकर ऊपर चली गई। अगली शाम जब शहर पे जलवागर हुई तो उसमें अक्टूबर की खिज़ां आलूद उदासी थी। स्याह बादल आसमान पे जमा हो रहे थे और गोया मीना बरसने को बेताब था। ऐसे में जब वो घर निकलने लगा तो हुनैन ने पूछा था, क्या आपका जाना ज़रूरी है? वो दोनों दाखिली दरवाजे के अंदर खड़े थे। फारिस ने संजीदगी से सर को खम दिया। नहीं, वो होटल जहाँ सरमद शाह की ख़ानदानी तकरीब है, वहाँ केटरिंग में मेरा एक बंदा है, वही सब संभाल लेगा। मैं सिर्फ उसकी बर्बादी देखने जा रहा हूँ। हर टेबल पे मौजूद एक ज़ायद डिश का ढक्कन जब मेहमान उठाएंगे तो अंदर से उन कागजात का एक एक पैकेट निकलेगा। उसने हाथ में पकड़े पैकेट की तरफ इशारा किया, और जब उसके ससुर आईजी साहब ये कागज़ देखेंगे तो इसे भी अपनी सबसे बड़ी स्पोर्ट खोलेगा। एक वही है जो खुलकर जज की हिमायत कर रहा है। उसकी तबाही के बाद उन लोगों को खुद सामने आना पड़ेगा। आपका नाम तो नहीं आएगा ना? वो मुतफिकर हुई। हुनैन, अगर तुम ये ना कहती तो मुझे ये ख्याल ही ना आता। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? वो खफा हुआ। हन्ना की आबरू नाराज़गी से बिछे। अच्छा न बताएं, मुझे पता है आपने इल्ज़ाम किसी और के साथ डालने का इंतज़ाम कर लिया होगा। फारिस ने महज शाने उचकाए और बाहर निकल गया। हना ने गहरी सांस भरी, फिर ऊपर आई। जुमर का दरवाज़ा खटखटा कर धकेला। वो स्टडी टेबल पर बैठी हथेली पे गाल जमाए सोच में गुम थे। हना मेज़ के साथ आ खड़ी हुई तो वो चौंकी। आप ठीक हैं? आपकी रंगत आजकल बहुत जर्द रहने लगी है। जुमर ने गहरी सांस ली, कंधे उचकाए। हाँ, यूं ही बदलते मौसम का असर होगा। आप मेरी तरह होती जा रही हैं, सुस्त और बेकार। छोड़ो, मुझे बताओ फ्लैश कहाँ तक पहुँची? इस मैंने वाली वीडियो में देखा था कैसे खबर ने फ्लैश के जिक्र पे गर्दन तान ली थी। उसी ने वो फाइल्स इनकरप्ट की हैं और वो एक बेहद माहिर और काबिल आदमी है। उसका फैक्टर किया गया एल्गोरिथम तोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। जुमर के चेहरे पर बेचैनी फैली। यानी अब हम वो फाइल्स नहीं देख सकते? हुनैन मुस्कुराई। मैंने ये नहीं कहा।
बेशक मैं उसे नहीं खोल सकती, लेकिन एक शख्स है जो उसे खोल सकता है। सदी भाई के पास मेरे जैसा दिमाग नहीं था, इसीलिए वो उस शख्स के पास नहीं गए। तुम्हें यकीन है वो खोल सकता है? बिल्कुल, क्योंकि वो माहिर है और वो बेहतरीन है। इस बात पे जुमर उलझी। मगर वो कौन है? हना ने मुस्कुराते हुए चेहरा उसके करीब किया। आपको, सादी भाई को, सबको मुझसे उम्मीद थी कि मैं इसे खोल लूँगी, मगर नहीं जुमर, इस फ्लैश, ये सिर्फ फसाद की जाल, उसको वही शख्स खोलेगा जिसने इसे मुकफ़ल किया है, कर्नल खावर। मैं इस फ्लैश को खावर से खुलवाऊँगी। और ये कहते हुए वो अपने मखसूस नॉर्मल नहीं हुनैन वाले अंदाज में मुस्कुराई थी। जुमर ने बेहद ताज्जुब से उसे देखा था। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। अक्टूबर की वो बारिश हारून उबैद की रिहाइशगाह पे भी बरस रही थी। ऐसे में जब आबदार ने स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला तो हारून उबैद के सामने कुर्सी पे कर्नल खावर विराजमान नजर आया। बाबा, आपने बुलाया? खावर को नज़रअंदाज करके उसने कुर्सी खींची। हारून कतरे नाखुश नजर आ रहे थे, मगर फिर भी खावर को इशारा किया। वो आबदार को मुखातिब करके कहने लगा, मैंने आपके वालिद से बात कर ली है, वो राज़ी हैं। आप हमारे साइंसदान से मिलना चाहती थी, मैं आपको उससे मिलवा सकता हूँ। आबी ने बारी बारी दोनों को देखा। इतनी मेहरबानी की वजह? जवाब में खावर समझाने लगा, हमारे एक दोस्त के बारे में उस लड़के ने कुछ मालूमात किसी वकील को दी हैं। वो शख्स उनका गलत इस्तेमाल कर रहा है। हम उस लड़के पे हाथ नहीं उठा सकते, और प्यार से वो उस वकील का नाम नहीं बता रहा। मैंने करतार साहब से बात की थी कि किसी आमले तनवीम के ज़रिए नाम खुलवा लो। उन्होंने इजाज़त दे दी है। फिर मुझे आपका ख्याल आया, आपने कुछ अरसा हिप्नोटिस्ट फोरेंसिक के तौर पर इंग्लैंड में काम किया है। आपसे ज़्यादा काबिल एतमाद आमले तनवीम मेरे पास कोई नहीं है। बदले में आपको उसका तजर्बा सुनने का मौका मिल जाएगा और हमें हमारी मालूमात। क्या हम ये डील कर सकते हैं? आबी ने एक दफ़ा फिर दोनों को देखा। ये पहली दफ़ा नहीं था कि हारून ने उसे अपने किसी कारोबार के लिए इस्तेमाल करना चाहा था। क्या हाशिम को मालूम है कि आप मुझे वहाँ ले जाना चाहते हैं? नहीं, लेकिन आप राज़ी हो जाएं तो मैं उनको बता दूंगा। मैं राज़ी हूँ, उसने गर्दन खड़ाई। ये पहली दफ़ा था जब वो हारून के काम के लिए राज़ी हुई थी। लेकिन आप हाशिम को मेरे वापस आने के बाद बताएंगे, वरना वो मुझे नहीं जाने देगा। खावर लम्हे भर को चुप हुआ, लेकिन उनको बताए बगैर, जैसे तुम उसको बताए बगैर इधर आए हो, उसी तरह तुम उसको बताए बगैर ये सारा काम करोगे। वो मेरा कैदी है, हाशिम का नहीं, हारून ने सख्ती से कहा। अवतार ने इस बात पे बेख्तियार हारून को देखा। उन्होंने कैदी को मेहमान से बदलने की जहमत भी नहीं की। लम्हे भर के तामुल के बाद शाह का वफादार राजी हो गया। शोर, मुझे सिर्फ मालूमात से गर्ज है। वो अवतार को देखा। हमें अगले हफ्ते जाना होगा। मैं सिर्फ फसी के साथ जाऊंगी। उसने अपने बाप के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का नाम लिया। मेरी रिहाइश और रवानगी का बंदोबस्त वही करेगा। खाबर ने बहुत तहम्मुल से कड़वा घूंट पी लिया। शोर, लेकिन सदी के साथ जो भी बात होगी वो अब सिर्फ मुझे बताएंगी। बिल्कुल, मैं ये बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ। फिर उसे संजीदगी से हारून को देखा। फिर किधर जाना है मुझे बाबा? किस जगह रखा है आपने अपने कैदी को? उसकी आवाज़ में तंज और आंखों में गिला। यही चीज़ हारून को नाखुश कर रही थी, मगर वो मालूमात ज़्यादा अहम थी, सो तहम्मुल से बोले, कोलंबो। उन्होंने श्रीलंका के कमर्शियल दारुल हुकूमत का नाम लिया। आबदार सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। बेटे, हम अभी तफसील से इस बारे में बात करते हैं, हम सिर्फ उसकी हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने कदरे नरमी से पुकारा। ये कोई नई बात नहीं है बाबा। और उसी खफकी से बाहर निकल गई। हारून गहरी सांस लेकर रह गए। होटल की खिड़कियों पे भी बारिश तड़ तड़ पड़ रही थी। सरमद शाह के बुकशुदा हाल में गहमा गहमी थी। तकरीब के लिए पहुंचने वाले मेहमान लॉबी से गुजरकर हाल की तरफ जा रहे थे। सामने रेस्टोरेंट में बैठे फारिस काजी को वो मेहमान साफ नजर आ रहे थे। उसने हाथ से थपथपा कर अंदरूनी शर्ट में मौजूद पैकेट को महसूस किया, जिसमें एसीपी सरमद शाह की अपनी दूसरी बीवी, जो कि एक बदनाम ज़माना नायिका की बेटी थी, के साथ तस्वीर मौजूद थी। निकाहनामे की कॉपी थी और उस घर के कागजात थे जो सरमद शाह ने उस लड़की के नाम से खरीदा था। फारिस को चंद माह लगे थे ये सब हासिल करने में। उसे ये सब किसने दिया, इस शख्स का किस्सा तुम बाद में सुनोगे। अभी इतना जान लो कि सरमद शाह की माँ मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखती थी, मगर उसका मामू जो आईजी के ओहदे पे फाइज था, वो अमीर भी था और बारसूख भी। न सिर्फ उसने अपनी बेटी शेजा मलिक की बड़ी बहन आयज़ा से सरमद शाह की शादी की, बल्कि उसका कैरियर भी बनवाया।
اس کو اپنے طبقے میں پیر جمانے دیے۔ سرمد شاہ نے ان سب کو شیشے میں اتارا ہوا تھا۔ وہ شیشہ توڑنے کے لیے کنکر فارس کی جیب میں تھا۔